हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने समक्ष उपस्थित हूं मैं, और आप भी हो जाइए तैयार। एक दौर हम और प्ले करेंगे किस चीज का, टेस्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं टेस्ट 4 के जितने भी सवाल 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उन्हें हम कनेक्ट करेंगे कानूनी प्रावधानों से और उनसे जुड़े हुए दूसरे सवालों से भी। ठीक है, तैयार हो जाओ। उससे पहले एक बात जो हमेशा की तरह मैं आपसे कहता ही कहता हूं, एक बार और कह रहा हूं कि लाइफ के अंदर दो दौर आते हैं हर एक प्लेयर के, जो अपने वॉर में, जो अपने स्पोर्ट एक्टिविटी के अंदर या जहां पर भी वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके जीवन में दो स्पेशल दौर आते हैं। पहला दौर जब उसको डिफेंसिव रहना पड़ता है, डिफेंसिव, वहां पर वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, समझता है। और दूसरा दौर आता है जब उसको क्या होना पड़ता है, एग्रेसिव होना पड़ता है। एक बॉक्सर होता है, बॉक्सर रिंग में हमेशा एग्रेसिव नहीं रहता, बॉक्सर रिंग में हमेशा डिफेंसिव नहीं रहता। वो मौके की तलाश करता है कब उसको डिफेंसिव रहना है और कब उसको एग्रेसिव रहना है। यही चीज हमें भी फॉलो करनी है। अभी इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर क्या हो रखा है, सब कुछ एकदम रुका हुआ है, सब कुछ एकदम शांत हो रखा है। ये समय है आप अपनी पढ़ाई के एटीट्यूड में डिफेंसिव रह के उसको समझो, ऑब्जर्व करो, जानो, अपनी कमियों को पहचानिए, डायग्नोज कीजिए कि कहां कहां पर मेरे में वीकनेस है और कहां पर मैं इनको इंप्रूव कर सकता हूं। जिन्होंने जुडिशियल सर्विस के अंदर पहले एक दो अटेम्प्ट दे रखे हैं उनके लिए मैं खास ये बात जरूर कहूंगा कि देखो, सबसे बड़ा जो अपना कहीं न कहीं दुश्मन होता है ना, वो अपन खुद है। अगर हमने खुद के अंदर की बात को जान लिया तो नेक्स्ट टाइम एक उठाइए, एक पूरे एनर्जी के साथ एक स्टेप, और देखते हैं कौन आपको रोक के दिखाता है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम हमारे इस पार्ट को। उससे पहले मैं आपको उन टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट जरूर डेमोस्ट्रेट करूंगा जिन्होंने टेस्ट 3 के अंदर सर्वोत्तम स्कोर किया है। और साथ ही साथ एक और बात, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिमिलर रैंक पर है। जो कैंडिडेट सिमिलर रैंक पर है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इक्वल मार्क्स तो गेन किए ही है। तो फिर हम सीरीज कैसे डिसाइड करते हैं, उस केस के अंदर टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है कि कितने टाइम के अंदर टेस्ट को कंप्लीट किया गया है। ओके, चलिए, तो ये आपके सामने टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट डेमोस्ट्रेट हो चुकी है। राजस्थान के मोस्ट कैंडिडेट हैं, मध्य प्रदेश से भी बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले स्वाति जी हैं। सेकंड रैंक मिस्टर टी। अब टी नाम का तो भैया बड़ा ही एब्रीविएटेड फॉर्म रखा है। चलिए, गिरिराज दादिश जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, वो भी मध्य प्रदेश के रतलाम से हैं। हिना खान जी हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से। एडवोकेट संध्या जी जो कि पहले भी टॉप 10 की रैंक की लिस्ट में रह चुके हैं। काजल शर्मा जी राजस्थान के बीकानेर से। राकेश गहलोत राजस्थान जोधपुर से। अरविंद मीना मध्य प्रदेश के देवास से। और अमिता चौधरी राजस्थान के जयपुर से। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिल्ली कम से कम 1000 कैंडिडेट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप टॉप 200 के अंदर भी आ रहे हो, लास्ट में जब 7 PM पर ये टेस्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, आप अपनी रैंक देख सकते हो उस समय। और उस समय अगर आप टॉप 200 के अंदर भी आ रहे हो तो मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 200 से 500 के आ रहे हो तो भैया सोचने वाली बात है ना। और 500 से भी पीछे जा रहे हो तो इसका मतलब हुक एंड क्रुक के माध्यम से आपने क्या किया है, कहीं के उस टेस्ट को अटेंड किया है। ओके, चलिए, तो ये इन सारे कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेशन। और साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि अगले जो 6 टेस्ट और है, टेस्ट 4 आज हो चुका है, बाकी 6 टेस्ट हैं। 6 टेस्ट का शेड्यूल आपको शॉर्ट में डेमोस्ट्रेट कर देता हूं मैं। वहां पर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस के 4 टेस्ट होंगे, और लास्ट के जो 2 टेस्ट हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के संबंध में पूछे जाएंगे। उसके बारे में हमको डील करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज सेशन लेते हैं हम टेस्ट जो 3rd था उसके सारे सॉल्यूशन का। तैयार हो आप? यस सर, ये होना चाहिए जुनून। वेरी गुड। चलिए, तो शुरू करते हैं। वहां पर सबसे पहले एक चीज जो हमें समझनी भी है, हमें जाननी भी है, वो ये है कि जहां पर ये जो टेस्ट हमारे सामने डेमोस्ट्रेट हो रहा है, 25 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 1 टू 1 डिस्कस कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा टेक्निकलिटी का जो इश्यू है वो मैं चेक कर लेता हूं, ताकि किसी वजह से कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। मुझे लगा है थोड़ा सा इसमें एरर है, कोई नहीं, अब इसको ठीक कर देते हैं। उससे पहले आप देखिए इन टॉप 10 कैंडिडेट्स के नामों को, और खुद के अंदर एक जुनून डेवलप कीजिए इनके जैसा एक मुकाम हासिल करने का। देखिए, ये तो बहुत छोटे से लेवल का टेस्ट है। यहां पर मैं आपको 2 अनाउंसमेंट और करूंगा।
दो अनाउंसमेंट मेरी इच्छा तो थी कि आज के सेशन के एंड में करूं, बट कोई बात नहीं, इस टेक्निकलिटी इश्यू को सॉल्व होने के लिए बीच में मैं आपको दोनों बातें जरूर बता देता हूं। पहली बात तो ये कि जो केस लॉ की कहानी का हम लोगों ने एक सीरीज चलाया था, जिसका शानदार रेस्पॉन्स आप लोगों से मिला, बहुत अच्छा प्यार अफेक्शन मिला उस सीरीज के लिए, उस टेस्ट सीरीज को वापस रिस्टोर किया जाएगा। और दूसरा अनाउंसमेंट, उत्कर्ष लॉ क्लासेस पर अपना फेथ जताने वाले उन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने आरजेएस के बैच को ज्वाइन ऑलरेडी कर रखा है, जो ऑनलाइन कोर्स है उसके बैच को ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए अनाउंसमेंट है, एक स्पेशल मैराथन केस लॉ क्लासेस भी चलाई जाएगी ऐप के अंदर। वीकली मैं इसको स्टार्ट करूंगा, स्पेशल मैराथन क्लासेस, मतलब जहां पर केस लॉ की कहानी में एक केस को डिस्कस करते हैं, वहां पर कम से कम हर संडे हमारे ऐप के माध्यम से उन रजिस्टर्ड यूजर्स को डेली की 9 से 10 कम से कम केसेस का इस तरह से एक डिटेल एनालिसिस जो स्टोरी के माध्यम से होता है वो प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। क्या है, तो केस लॉ की कहानी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होगी, और जो मैराथन है केस लॉ की वो वीकली ऐप में शो होगी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को। खैर, तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम हमारे टेस्ट, जो टेस्ट के सॉल्यूशन है उनको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप अब यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। राष्ट्रीय अखंडता, नेशनल इंटीग्रेशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, एडवर्स इफेक्ट डालने वाले या उसका लांछन लगाने वाले आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय है? देखिए बेसिकली तो क्या है कि स्टेट के संबंध में जितने भी अपराध आ रखे हैं वो कहां से कहां तक है, 121 से लगाकर 130 तक, 121 से लगाकर 130 तक उस पार्ट में सारा कुछ दे रखा है स्टेट के संबंध अपराध का। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक और हिस्सा आपको मिलेगा कहां पर, 141 जो अनलॉफुल असेंबली के पार्ट वाला स्टार्ट होता है, कहां तक 161, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन आएगा। सेक्शन कौन सा? सेक्शन आएगा 153B। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। वहां पर दे रखा है नेशनल इंटीग्रेशन के संबंध है। अब यहां पर आपको एक काम करना है, क्या आपको करना है कनेक्शन किसका, स्टेट के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस अलग अलग जगह पर बिखरे पड़े हैं उन सबको इकट्ठा करके क्या कर लो, एक बंच के अंदर इकट्ठा कलेक्ट कर लो। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ए बी को पकड़ लेता है, ए हेल्ड बी डाउन, और बी की जेब में से उसका फोन बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी सहमति से कपट पूर्वक निकाल लेता है, फ्रॉडलेंटली वो उस फोन को निकाल लेता है। तो बताइए ए ने कौन सा अपराध किया है? क्या उसने रॉबरी की है, लूट की है, क्या उसने एक्सटॉर्शन उद्यापन कर रखा है, क्या उसने डेकोटी या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कर रखा है? देखिए समझिए इस चीज को, रॉबरी का जो ऑफेंस है वो या तो थेफ्ट से बनता है या एक्सटॉर्शन से बनता है, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिजिकल फोर्स इंसिस्ट किया जा रहा है, वो फोर्स यूज कर रहा है और फोर्स यूज करके उससे जबरदस्ती उसका फोन निकाल रहा है। मतलब कि क्या, एक तरीके से ये ठीक वही इफेक्ट है जैसे कि पिस्टल दिखाना और उससे पैसे लेना। बात तो वो की वो हुई ना, आप भले पकड़ के पैसे निकाल रहे हो, फोन निकाल रहे हो, या उसको पिस्टल दिखा के डरा धमका के पैसे निकाल रहे हो, वन ऑफ द सेम थिंग। इसलिए यहाँ पे जो अपराध होगा वो रॉबरी होगा, लूट होगा। तो इस सवाल का सही जो आंसर है वो क्या रहेगा, लूट रहेगा। अब आपके लिए एक होमवर्क में यहाँ पर दे रहा हूँ, होमवर्क ये है कि आपको इस तरीके से थेफ्ट का रास्ता है, इस तरह से एक्सटॉर्शन का रास्ता है, दोनों रास्तों से किस तरीके से रॉबरी का फॉर्मुलेशन होता है, ये आपको एक डिजाइन, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनानी है। हमेशा ध्यान रखना, जो डायग्रामेटिक फॉर्मेट होता है वो ज्यादा वर्क करता है। आप जब भी दिल्ली जाते हो, जयपुर या कहीं भी मेट्रो स्टेशन पर जाते हो और आपको अलग अलग तरह की मेट्रो के बारे में जानकारी लेनी है, वहां पर आपको पता है एक बड़ी होर्डिंग्स लगी रहती है। होर्डिंग्स के अंदर कौन सी ट्रेन, कौन सा मेट्रो कहां से कहां तक जा रहा है, किस नंबर, कौन सी प्लेटफॉर्म पर जाना है वगैरह, वो सारी डिटेल होती है। अब सपोज करो वो डायग्राम नहीं होता, वहां पर सिर्फ आपको कहानी के अंदर टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर कोई चीज लिखी होती है, आप अंदाजा लगाइए कितना समय लगता है। वहां पर तो आप कहते हो यस मेट्रो वालों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन जब अपनी पढ़ाई की बात आती है तब हम वही पुराने तरीके, ट्रेडिशनल तरीके से चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फैकल्टी मेंबर जो कॉलेज में रहे, कहीं पर रहे, उन्होंने हमें डायग्रामेटिक चीज की और कहीं कहीं मोटिवेट किया नहीं किया है, तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए अलग से रेस्पेक्ट बनता है। रेस्पेक्ट सभी के लिए है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। खैर, तो ये आप थेफ्ट के माध्यम से किस तरीके से रॉबरी का एलोब्रेशन होता है, एक्सटॉर्शन के माध्यम से किस तरीके से रॉबरी जन्म लेती है, लूट जन्म लेती है, इसका पूरा डायग्रामेटिक फॉर्मेट बना के आपको क्या करना है, 378 प्रावधान के पहले लगाना है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, आईपीसी के तहत कौन सी धारा में, कौन से सेक्शन के अंदर, सीधा सेक्शन में सवाल पूछा गया है, मृत शरीर, डेड बॉडी है किसी व्यक्ति की,
बेईमानी से उसकी संपत्ति लेना, एक डेड बॉडी की संपत्ति ले लेना, तो वहां पर ही कौन सा अपराध आता है? देखो ऐसा होता है कि डेड बॉडी से कोई भी चीज निकालना क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का एक स्पेशल उदाहरण है, आपराधिक दुर्विनियोग का एक विशेष इंस्टेंस है ये, और ये पाया जाता है आपको सेक्शन 404 के अंदर, 404 के अंदर। अब देखिए यहां पर एक और बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आईपीसी में कुछ ऐसे अपराध होंगे जो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, कुछ ऐसे अपराध होंगे जो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों तरह के केसेस में डील करता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। क्या आपने कभी इस एंगल से एक क्लासिफिकेशन किया है आईपीसी के अपराधों का? नहीं किया है, तो आपको यहां पर करने की जरूरत है, क्योंकि हमें हर एंगल से इंडियन पिनल कोड के अपराधों को जानना है। एक चीज आप मान के चलिएगा, अगर आपको अपराध की सटीक जानकारी नहीं है तो प्रोसीजर समझ के भी कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, प्रोसीजर समझ कर भी कुछ नहीं पता। हमें लाइफ में ये नहीं पता कि किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में ये नहीं पता कि कौन सा गोल हमें लास्ट में जाके अचीव करना है, तो कितनी भी सफर कर लो, कितना भी स्ट्रगल कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि एक सटीक निशाना हमारे सामने होना चाहिए। उसी तरीके से जब कानून, क्रिमिनल लॉ पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अपराध की तरफ निशाना जा रहा है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर 404 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पुरुष जो किसी महिला को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, उसको मतलब उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछा कर किससे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से कर रहा है, तो बताइए वो कौन सा अपराध कहलाता है? मतलब फेसबुक पर उसको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, बार बार ईमेल करके उसको क्या करना, कांटेक्ट करने के लिए इंटिमिडेट करना। यहां पर ये जो अपराध है ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप क्या करते हो, फिजिकली किसी महिला को फॉलो करते हो मार्केट के अंदर कहीं पर, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके मना करने के बावजूद भी, ये अपराध स्टॉकिंग कहलाता है। 354D 354D के तहत इस अपराध को क्या कर रखा है, एड ऑन कर रखा है इंडियन पिनल कोड के अंदर। और वहां पर दो क्लॉज आपको मिलेंगे, एक क्लॉज 1 है, एक क्लॉज 1 है और दूसरा एक क्लॉज 2 है। तो सेकंड वाला जो क्लॉज है वो इंटरनेट के संबंध में है, तो यहां पर अपराध कौन सा हो जाएगा, स्टॉकिंग यानी कि पीछा करना। चार अपराध आ रखे हैं वहां पर, 354A 354A B C D। यहां पर हमें सबको समझना है और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि कहानी क्या है। हर अमेंडमेंट के पीछे कहानी होती है, अगर आपने उस कहानी को समझ लिया तो मान के चलिए आपको वो उस अमेंडमेंट जिसके माध्यम से इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है आराम से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है, निम्न में से कौन सी धारा में रेस्पोनेंट सुपीरियर एक प्रिंसिपल है, एक लैटिन मैक्सिम है, रेस्पोनेंट सुपीरियर। इसका मतलब होता है कि जो मास्टर है या उसको लायबल ठहराओ। अब देखो आपको एक सिद्धांत पता होना चाहिए, विकेरियस लायबिलिटी। एक विकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत होता है, इसके तहत क्या है, कोई व्यक्ति जो जिसने एक्टिवली अपराध तो नहीं किया है बट उसका उससे कनेक्शन है इसलिए उसको जोड़ा जा रहा है। सर्वेंट अन्य अपराध कर दिया, मास्टर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सिविल लॉ के अंदर, है ना। उसी तरीके से हमारे पास भी एक अनलॉफुल असेंबली के संबंध में ऐसा प्रावधान है कि अगर जिस व्यक्ति के घर पर अनलॉफुल असेंबली हुई है, उस घर के व्यक्ति को इस बात की जानकारी कि उसकी लैंड पर, उसकी जमीन पर वो चीज हुई है, तो वहां पर उसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये प्रावधान हमें कहां दे रखा है, 154 के अंदर दे रखा है। तो विकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत एग्जाम में सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है, तो उसका बड़ा ही फाइन एग्जांपल है कौन सा, 154। ओके, 154 से जुड़ा हुआ एक और पार्ट भी आ सकता है 155, जहां पर बेनिफिट जिसके लिए अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है उसकी दायित्व के बारे में प्रावधान कर रखे हैं। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे, 498A आईपीसी में कब ऐड किया गया था? 498 क्रूएल्टी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ क्या, कि 1982 के अंदर एक फेमिनिस्ट, ये मतलब महिलाओं का आंदोलन चला था। उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, वहां पर महिलाओं ने विरोध किया। और जब जब समाज के अंदर आंदोलन होता है ना, मान के चलिए कुछ न कुछ नई चीज ऐड होती है। निर्भया का केस आपको पता है, जैसे ही निर्भया का केस हुआ पूरे देश के अंदर एक तरीके से आंदोलन मूवमेंट चलने लगे। 2013 का अमेंडमेंट आ गया वहां पर, और भी कई चीजें। मतलब हर अमेंडमेंट के पीछे, मैंने कहा पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूं, कानून के हर अमेंडमेंट के पीछे एक कहानी होती है। वो कहानी समझ में आ गई तो उस अमेंडमेंट का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। नोट करके रख लेना इस चीज को। खैर, तो 498 का अमेंडमेंट कब आया था? ये आया था 25 दिसंबर 1983 के अंदर। जो 1983 का अमेंडमेंट था वहां से इस अमेंडमेंट को इंसर्ट किया गया था। ओके, अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू डिफेमेशन, इनमें से कौन सी चीज मानहानि के अंदर कवर्ड होगी? मानहानि मतलब किसी की रेपुटेशन को, हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर, 44 के अंदर 4 तरह की इंजरी होती है, उनमें से एक इंजरी रेपुटेशन वाली भी थी। ये जो रेपुटेशन वाली इंजरी है उसी का फाइन एग्जांपल है क्या, मानहानि वाला केस।
तो यहां पर देखिए मानहानि वाले केस में कौन सा चीज कवर्ड होगा, पॉजिटिव सवाल पूछ रहा है, वो कौन सी कवर केस इसमें आएगा उसमें पूछा है, कौन सा केस नहीं आएगा उसके बारे में नहीं है। पहला पॉइंट, सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए, किसी के लिए भलाई के लिए की चीज जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वो मानहानि में नहीं आएगी। दूसरा, किसी कंपनी, एसोसिएशन या जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनके बारे में लगाया गया लांछन, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, किसी तरह का मिथ्या लांछन लगा रहे हो, ये बिल्कुल ये आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, किसी अन्य व्यक्ति पर विधिपूर्ण प्राधिकरण रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना की गई परिनिंदा। अब गुड फेथ जहां पर भी आता है वहां पर मान लीजिए कि आधे ऊपर ऑफेंस तो भैया खत्म हो जाते हैं, तो गुड फेथ आ रहा है यानी कि ये भी चीज इसके अंदर नहीं होगा। और लास्ट में न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन, तो न्यायालय की जो जजमेंट वगैरह आते हैं उसको पब्लिश कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी कंडीशन है कि कोर्ट ने अगर मना कर दिया कि कोई प्रोसीडिंग, पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को आपको पब्लिश नहीं करना, तो वहां पर आप नहीं करोगे। खैर, तो अपेरेंटली इसका जो जवाब होगा वो आएगा सेकंड नंबर, टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग कंपनी, किसी भी कंपनी वगैरह के संबंध में लांछन लगाना, इम्प्यूटेशन देना, ये आ जाएगा इसके अंदर डिफेमेशन की डेफिनेशन के अंदर। लेकिन जब यहाँ पर आप 490 पढ़ते हो तो 490 के अंदर साथ साथ 500 में क्या है, 501 में क्या है, 2 में क्या है, इन सब चीजों को भी जानना है। और इसका कनेक्शन यहाँ तक रुकना नहीं है, इसका कनेक्शन आपको कहाँ पे जोड़ना है, इसका कनेक्शन आपको सीआरपीसी से भी जोड़ना है, इसका कनेक्शन आपको सेशन की ट्रायल से भी जोड़ना है। इस तरीके से पूरा एक डायग्राम बनना चाहिए किसका, मानहानि के संबंधित केसेस का। ओके, अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल है कि जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2013 उसके तहत जो गैंग रेप होता है, सामूहिक बलात्कार, वो कहां पर दंडनीय कर रखा है। मेरे ख्याल से बड़ा सा आसान सा सवाल है, आप सब लोग इसका आंसर जानते हो। 376D के अंदर देखिए, ये जो यहां पर स्क्रीन पर लिखा गया है ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होगा, 376D, 376D के तहत यहाँ पर कोई भी प्रोविजन आपको गलत चीज सिखाने की नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूं इसको। 376D इस तरह से लिखा जाएगा और इसका सही आंसर इस सवाल का क्या रहेगा, गैंग रेप। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, 3 कैटेगरी के अंदर आप रेप को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेप, एक होता है एग्रावेटेड रेप, संगीन रेप, और एक होता है गैंग रेप। अब एग्रावेटेड रेप क्या होता है ये आपके लिए सोचने का विषय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है मेरे पास, ए ऑब्टेन अ डिक्री अगेंस्ट बी, ए ने क्या कर दिया, बी के अगेंस्ट एक डिक्री ऑब्टेन कर दी फॉर अ सम नॉट ड्यू, ऐसा अमाउंट जो एक्चुअल में ड्यू था ही नहीं, मतलब उसने कोर्ट को भ्रमित करके कोई डिग्री हासिल कर दी है। डिग्री हासिल की इसका मतलब उसने कोर्ट में कहीं ना कहीं फॉल्स एविडेंस पेश किए होंगे। लॉजिक समझना, क्यों इस चैप्टर को, बेसिकली ये जो सवाल आ रखा है ये कहां से आ रखा है, 208 इंडियन पिनल कोड आपके एक प्रावधान है वहां से आ रखा है। 208 कौन सी रेंज में कवर होता है, 191 से लगाकर 229A तक, ये आपके उस चैप्टर में से वहां से पूछा गया है। और इस चैप्टर की मेन हेडिंग क्या है, इस चैप्टर की मेन हेडिंग है फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। तो मिथ्या साक्ष्य के अंदर ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, देखो हमेशा लॉजिक से लॉजिक कनेक्ट करो। अब उसने ऐसी डिग्री ली है जो कि उसके लिए, मतलब जो जिसके लिए वो अधिकृत नहीं था, तो आप ही मान के चलो कि उस डिग्री को लेने के लिए उसने कोर्ट में मिथ्या साक्ष्य तो दिए होंगे ना, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर उस पार्ट को रखा गया है। 208 के अंदर ये पार्ट आ जाएगा। लेकिन यहां पर ही जानना चाह रहा है कि इसके लिए इसने जो एक्ट किया वो किस तरीके से किया होगा, इसमें मेन सीरिया क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, फॉल्स एविडेंस हमेशा फ्रॉडुलेंटली दिया जाता है, कभी भी नेग्लिजेंटली आप फॉल्स एविडेंस देते हो, रेयर टू रेयर केस हो ऐसा, है ना। हमेशा फॉल्स एविडेंस कैसे दिया जाता है, कपट पूर्वक ही दिया जाता है। ओके, अगला सवाल है, ए किसी प्रति हेतु, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर, मतलब ए ने बिना कोई वैलिड एक्सक्यूज के क्या कर दिया, एक लोगों की भीड़ के ऊपर ढाए 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 बंदूकें चलानी स्टार्ट कर दी, फायर लोडिंग फायर करना स्टार्ट कर दिया, और उनमें से एक मारा गया। और जब वो ऐसा कर रहा था तो उससे क्या हो गया, एक की मृत्यु की। ऑल्दो दे मे नॉट हैव प्रीमेडिटेटेड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अभी मैं आपको रिसेंट की घटना से कनेक्ट करता हूं, कोरोना के अंदर जब वो डॉक्टरों की भीड़ चेकअप करने के लिए जा रही है, तो कई बार ऐसी घटना हुई कि ऊपर से कई बड़े ग्रुप ने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने पत्थर वत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए। पत्थर फेंकने, सपोज करो पत्थर किसी के सिर पे लगा और उसमें से एक व्यक्ति की डेथ होगी, आप उसको किससे कनेक्ट करोगे, कहां से जोड़ोगे। अब वो जब उसको पकड़ा गया पत्थर फेंकने वाले को, वो कह रहा है साहब मैं उसको मारना नहीं चाहता, बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहता है कि साहब मैं मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उनको वहां गली से भगाना चाहता था, लेकिन मैं वो पत्थर उसके सिर पर लग गया और उसकी मौत हो गई। यहां पर ध्यान रखना, इस तरह का एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये ठीक वही है जो इस चीज से है। अब देखो आपको भी क्या करना है, आपको भी वर्तमान की घटनाओं से, अब जो रेगुलर क्लासेस होता है उसके अंदर तो हम कई बार ऐसा होता है कि कोई भी, जैसे आज सुबह का न्यूज़पेपर ही है, उसकी घटना आ गई, उस घटना का सॉफ्ट कॉपी डिजिटल पैनल पर
जो कि डिजिटल पैनल अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं आती उसको हमें यूज करने में, और उस घटना का डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम उस बोर्ड के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और फिर कैंडिडेट के ऊपर इसके ऊपर चर्चा की जाती है, ताकि होता क्या है, एक प्रैक्टिकल माइंड डेवलप होता है, और वो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल माइंड अगर डेवलप हो गया ना, तो आपके आंखों के सामने जो भी घटना होगी, उस घटना के साथ साथ आपको दूसरी आंख में कानून भी दिखेगा कि इसके संबंधित वो वाला प्रावधान है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेगा, अच्छा हाँ, अब देखो ये सवाल पढ़ते समय अगर किसी के माइंड में वो कोरोना वाला केस आ रखा है, इसका मतलब उसकी पढ़ाई कहीं की प्रैक्टिकल स्टडी के तरीके की ओर बढ़ रही है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये सेक्शन 300 के अंदर मर्डर का ऑफेंस आता है। अब मर्डर का क्यों आता है, तो वापस आप YouTube पर रिसर्च कर सकते हो। मैंने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को डिफरेंस करने के लिए 2 केस समझा रखे हैं, 2 पर्टिकुलर पार्ट केस लोगों की कहानी के तहत कवर किए थे। उसमें मैंने पूरा एलोब्रेशन दे रखा है कि कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानव वध और मर्डर हत्या, इन दोनों के अंदर कौन कौन चीजें हैं और यहां पर ये क्यों आएगा, इसके लिए आपको वो वीडियो जाके देखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीसी की तरह 511 लागू होती है। आईपीसी 511 जो बेसिकली अटेम्प्ट पर लागू होती है, प्रयास पर, लेकिन इसमें कहा हुआ है कि ऐसे अटेम्प्ट जो कहीं पर भी स्पेसिफिकली नहीं दे रखे हैं, अगर स्पेशली दे रखे हैं तब 511 अप्लाई नहीं होगी। ओके, अब जैसे लूट करने का प्रयास, तो आपको जानकारी होगा कि 393 जो है हमारे पास अटेम्प्ट टू रॉबरी दे रखा है, तो ये क्या 511 लागू होगी, जवाब है नहीं। आगे बढ़ते हैं। चोरी करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, कहीं नहीं दे रखा है, हालांकि इसका आंसर तो यही है, सेकंड वाला ही। फिर भी आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या, सुसाइड करने का प्रयास, तो हमारे पास जो 307 है वो किसके अंदर, सॉरी 3009 है वो किस में आ जाएगा, इसके तहत आ जाएगा। हत्या का प्रयास है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो किस में आ जाएगा, 307 के अंदर स्पेसिफिकली दे रखा है। तो जहां पर स्पेशल प्रावधान बने हुए हैं वहां पर 511 नहीं आता है। अब आपका एक काम होता है क्या, 511 के साथ समस्त उन अटेम्प्ट को एक साथ एक लिस्ट में रखा जाए, ताकि एग्जाम में इस तरह के सवालों को आप क्या कर सके, बहुत अच्छे से अटेंड कर सकें। अगला सवाल है कि ए इंसाइटेड डॉग, एक ने क्या किया, एक डॉग को इंसाइट किया टू स्प्रिंग अपॉन जेट, ताकि वो जेट के ऊपर कूद जाए, उठ जाए, उसको बाइट कर ले। विदाउट जेट कंसेंट, जेट की कंसेंट के बिना, टू एनॉय जेट, ताकि जेट को क्या पहुंच सके, नुकसान पहुंच सके, शोक पहुंच सके। हेयर ए हैज कमिटेड, ए ने कौन सा अपराध किया है, ये सवाल बेसिकली जो 350 क्रिमिनल फोर्स है, 349 के अंदर फोर्स है, 315 में क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन दे रखी है, उसका लास्ट अगर एग्जांपल आप जाके पढ़ोगे तो वहां पर एज इट इज यही एग्जांपल, उसी को एज इट इज यहां पर भी क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। बिल्कुल, एग्जाम के अंदर कई ऐसे सवाल होते हैं जो बेरेक के एग्जांपल से पूछे जाते हैं। ओके, तो यहां पर हमें चीजों को समझना है। तो ये 350 क्रिमिनल फोर्स के अंदर आ जाता है। देखो फोर्स यूज हो रहा है, बल यूज हो रहा है, बल कब वो क्रिमिनल फोर्स बनता है, कब असॉल्ट का जो एप्लीकेबिलिटी है वो लागू होगा। तो असॉल्ट, बैटरी, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, इन सारी चीजों को एक जगह पर रख के जरा उनके डिफरेंस को समझने की प्रयास कीजिए। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएटिंग मेथड, अलग अलग चीजों के अंतर जानकर उन्हें समझने का प्रयास करना। जवाब रहेगा इसका फर्स्ट, आपराधिक बल। अगला सवाल है हमारा हिकलिन। ये जो हिकलिन का नियम है आईपीसी की कौन सी धारा से संबंधित है। देखो हुआ यूं था कि तकरीबन ये 1888 के आसपास की घटना है, 1868, सॉरी हाँ 1868। उसमें रेजिना वर्सेस हिकलिन नाम का एक केस आया था, और वहां पर डिसाइड किया गया था कुछ चीजें जो इंसान के माइंड को करप्ट करती हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगी, वो ऑब्सीन कहलाएगी, अश्लीलता की डेफिनेशन में कवर्ड होगी। तो अश्लीलता, ऑप्शन जो ऑब्जेक्ट वगैरह है, उसका प्रावधान आपको कहाँ कर रखा है, बेसिकली वो प्रावधान आपको आ रखे हैं 292 के अंदर स्पेसिफिकली। हालांकि 292 के बाद आप 293 को भी उठाओगे ना, तो भी वहां पर ऑप्शन ऑब्जेक्ट के संबंध में ही कोई चीज मिलेगी। खैर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 292। ये देखो जहां पर भी ये रूल्स आते हैं हिकलिन रूल वगैरह, इस पे थोड़ा हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है कि जो सह अपराधी होता है, को एक्यूज, उसको 302 306 के अंदर क्या होता है कि पार्डन। शीना बोरा मर्डर केस पता है, याद है, वहां पर एक नौकर था हेमराज, उसको 306 के तहत पार्डन दिया गया था। कनेक्ट किया हमने क्या किया, एक रियल टाइम इवेंट को, रियल टाइम घटना को कनेक्ट कर दिया आईसीआरपीसी के प्रावधानों से। तो 306 के अंदर वहां पर यूज हुआ था। ये सवाल पूछना चाह रहा है कि ये समाधान कब दिया जा सकता है। तो देखो इसमें समाधान कब दिया जा सकता है, डिपेंड करता है कि समाधान देने वाला है कौन। अगर सीजेएम है, समझना इस चीज को, सीजेएम है या फिर आपका सीएमएम है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो उनके लिए तो तीनों स्टेज खुली है।
जांच में भी दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण में और विचारण, तीनों के अंदर दिया जा सकता है। लेकिन अगर वहां पर जेएम फर्स्ट है, जेएम फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर फर्स्ट क्लास है, तो उसमें ध्यान रखना, उसमें उसके पास इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन खत्म हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं दे सकता, वो सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल में दे सकता है। ये थोड़ा हमें समझ के चलना पड़ेगा। ओके, अगला पार्ट है हमारा दोष सिद्धि के बाद जब कन्विक्शन हो जाता है 389(3) के अंदर। अब 389 रेंज मेथड क्या कहता है, कौन सा है ये, आपका जो अपील वाला चैप्टर है 372 से लगाकर 394 तक, उसके अंदर एक सेक्शन आता है 389, जो कि सेंटेंस को सस्पेंड करने में, जो सजा है उसको निलंबित करने के प्रावधान करता है। निलंबित कब तक, जब तक अपीलेंट कोर्ट उस केस के अपील को डिस्पोज नहीं कर देता। अब डेथ सेंटेंस के केस में तो हमेशा ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, तो आपको वो प्रावधान ढूंढना है कि ऑटोमेटिक सस्पेंड कहां होता है। यहां पर ये जो 389(3) है, इसके अंदर दो चीजें कवर्ड होती हैं। दो चीजें कवर्ड ये होती हैं कि अगर वो बेल पर है और कारावास 3 वर्ष से अधिक का नहीं है, या तो ये, या फिर वो उसने क्या कर रखा हो, बेलेबल ऑफेंस कर रखा हो। बेलेबल ऑफेंस इसके लिए क्या की जा सकती है, बेल दी जा सकती है, उसमें कन्विक्शन हुआ है और वो अपील करना चाहता है तो उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अब देखो, जमानत यहाँ पर कन्विक्शन के बाद हो रही है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए वो कौन सी बेल है जो दोष सिद्धि होने के बाद दी जाती है। तो यहाँ पर हमें इस प्रावधानों को समझना है। ओके, अगला सवाल हमारे पास है धारा 167, सेक्शन 167, ये कौन सा पार्ट है आपका, इन्वेस्टिगेशन 154 से लगाकर 176 तक का जो केस है, वहां पर आता है कौन सा, 167। इसके तहत ये प्रावधान कर रखा है कि 24 घंटे से अधिक के बाद में कौन सा पीरियड तक आप क्या कर सकते हो, पुलिस कस्टडी, कितनी अधिकतम आप जुडिशियल कस्टडी रख सकते हो, 60 दिन, 90 दिन, कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही प्रावधान थे। यहाँ पर ये कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब दे सकता है। देखो, जब तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध है तब तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास किसी भी तरह का कोई भी अधिकार इस संबंध में नहीं आता है। लेकिन अगर वहां पर किसी कारण से न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो ही सिर्फ और सिर्फ उसी केस के अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट आ सकता है पिक्चर के अंदर, और वो भी मैक्सिमम 7 दिन की रिमांड दे सकता है। और 7 दिन की रिमांड के बाद भी, अच्छा, जब भी रिमांड देता है तो इस दौरान इसका फर्ज बनता है कि वो केस क्या करे, संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करे, वहां पर उसको पहुंचाए, ताकि उस केस की प्रॉपर सुनवाई हो चुके। और ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर वो बेल के लिए भी एंटाइटल हो सकता है। कौन, जो अभियुक्त है या जिसको आपने अरेस्ट कर रखा है उस केस के अंदर। ऑब्वियसली बात है, एक्यूज की बात ही कर रहा हूं मैं। चलिए, अगला सवाल है हमारे पास, सीआरपीसी के तहत जो समरी ट्रायल होती है, संक्षिप्त विचारण, उसके अंदर अधिकतम कारावास कितना दे सकते हो। तो देखो, सीआरपीसी के अंदर जो समरी ट्रायल है उसके अंदर 3 माह अधिकतम, मैक्सिमम कितना है, 3 माह। लेकिन यहाँ पर हमें 260 पता होना चाहिए कि कौन से केस समरी ट्रायल में आते हैं, 261 का पता होना चाहिए, 262 की बात जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग प्रावधान बने हुए वहां पर समरी ट्रायल के संबंध में। मजेदार बात तो ये है कि समरी ट्रायल की क्या कोई अलग ट्रायल होती है क्या, ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर अटेंड करना। टेस्ट के अंदर एक टेस्ट आ रहा है, ताकि आप जब अटेंड करो तो मजा आपको भी आना चाहिए इसके अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, सीआरपीसी की धारा 216 के अंदर न्यायालय की शक्ति है केवल आरोप में परिवर्तन करने की। अब 216 का पॉइंट किससे पूछा गया है, चार्ज की 211 से लेकर 224 तक प्रावधान दे रखे हैं। सुनना आराम से, 211 से 224 हमेशा उसको दो भागों में डिवाइड करके हुए हमें पढ़ते हैं, और पढ़ना ही चाहिए, दो अलग अलग बाइफर्केशन करके ही। किसको, चार्ज वाले चैप्टर को। चार्ज वाला चैप्टर है तो मान चलना ट्रायल है, ट्रायल है तो जजमेंट है, जजमेंट है तो अपील है, अपील है तो रिवीजन वगैरह सारी बातें हुए, वरना वो सारे कॉन्सेप्ट ही अपने आप में अधूरे हैं। मतलब सीआरपीसी एक धागे के अंदर पिरोई हुई है, अगर आपने उस धागे को पहचान लिया तो मान के चलो आपके सीआरपीसी कॉन्सेप्ट को एकदम मैच्योर्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो 216 के अंदर क्या कह रहा है, 216 में बेसिकली क्या कर सकता है कि जो आरोप चार्जेस बनाए गए हैं उसके अंदर अल्ट्रेशन किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है, ऐड किए जा सकते हैं नए चार्जेस। उसका प्रावधान कहाँ दे रखा है, 216 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, फोर्थ, चौथा जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन 216 का 217 से एक लिंक है, और वो लिंक आपको आइडेंटिफाई करना है। 216 का 217 से क्या लिंक है ये आपको जरूर पता करना है। और इतना ही नहीं, 216 का 215 से भी लिंक है, वो लिंक क्या है ये भी आपको पता करना चाहिए। तीनों सेक्शन का एक बंच बनेगा, और ये जानना बहुत जरूरी होता है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चलिए अगला सवाल हमारे पास, सीआरपीसी के अंतर्गत इनमें से किस विचारण में, कौन सी ट्रायल के अंदर हियरिंग ऑफ द एक्यूज, मतलब सेंटेंस पर कितनी सजा मिलेगी उस पर हियरिंग करना
नहीं जरूरी है। आपको याद होगा मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जहां पर सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक कर दिया गया, तो उसका कारण यही था क्योंकि उसके अंदर जो मृत्यु दंड है वो सीधा दिया जा रहा था। आपको सजा कितनी देनी कितनी नहीं देनी इसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हो रही थी, और वहां पर उसके फेयर ट्रायल का जो सिद्धांत था वो कहीं की क्या हो रहा था, इम्पीच हो रहा था। इसलिए क्या कर दिया गया, उस पूरे 303 को ही उस मिट्टू सिंह वाले केस के अंदर असंवैधानिक करार दे दिया गया था। इसीलिए सेशन की जो ट्रायल होती है वहां पर आप देखोगे तो आपको 200 जो 35(2) दे रखा है वहां पर इसके प्रावधान है। 248(2) देखोगे तो वारंट केस के मामलों में सेंटेंस पर हियरिंग होती है, लेकिन समन केस में कहीं पर भी ये हियरिंग नहीं होती है। अब आपका कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ जो आप टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे तो 3 और 4 पे हुआ होगा कि विशेष मामलों का तो कहीं पर दे नहीं रखा है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक कनेक्ट करना है। विशेष मामलों को जनरली कौन सुनता है, सेशन या सेशन के इक्विवेलेंट कोर्ट। सेशन या सेशन के इक्विवेलेंट कोर्ट, तो यहाँ पर वही बात अप्लाई होगी जो कहाँ अप्लाई हो रही है, फर्स्ट वाले केस के अंदर। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, थर्ड रहेगा, ट्रायल ऑफ समन केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो समझिए यहाँ पर ये प्रावधान बेसिकली कहाँ दे रखा है। अब 4 ही सेक्शन है, 4 सेक्शन में अल्टरेशन करने का प्रावधान कहाँ पर दे रखा है, अल्टरेशन का प्रावधान आपको 127 में मिलेगा। 127 125 में राइट्स आते हैं, 126 में प्रोसीजर आ गई, 127 में अल्ट्रेशन है, 128 में इन्फोर्स करने का प्रावधान दे रखा है। चारों का सीधा कनेक्शन ही है, तो अल्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रेशन के कौन से ग्राउंड होने चाहिए ये पता करना, ये जानकारी रखना हमें जरूरी है। यहां पर अगला सवाल है आपके लिए, यहाँ क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन जो है वो कहना चाह रहा है, इफ द एक्यूज जो अनसाउंड माइंड नहीं है, मतलब जो विकसित व्यक्ति का नहीं, यानी का मतलब वो साउंड है बट फिर भी वो क्या नहीं कर पा रहा है, कैन नॉट अंडरस्टैंड, कोर्ट की प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा है। ये सवाल सीधा आपके सेक्शन 318 से आ रखा है, जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल जो चैप्टर है 300 से लेकर 327 तक, उसमें से पूछा गया 318 का सवाल। ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड नहीं है, विकसित नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा है, ट्रायल को नहीं समझ पा रहा है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, यहां पर कोर्ट क्या करेगा, अगर वो हाई कोर्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, नॉर्मली चलने देगा, प्रक्रिया को नॉर्मली चलने देगा, और जब फाइनल अपनी प्रक्रिया कंक्लूड कर देगा, निष्कर्ष पे मतलब कंप्लीट कर देगा, उसके बाद हाई कोर्ट को वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा। यानी कि यहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर 4 आएगा, चौथा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर एक काम की बात सुन लीजिए, जो 300 से लेकर 327 तक के प्रावधान है वो जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि ये 300 से 327 वाला चैप्टर है, इसकी ब्रांचेस सीआरपीसी में कहाँ कहाँ पर जा सकती है, इसकी ब्रांचेस। अगर आपने किसी भी कानूनी प्रावधान को एक पेड़ की स्ट्रक्चर के रूप में समझ लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो मान के चलो अलग अलग ब्रांचों के बीच में कनेक्शन बैठाना आसान हो जाएगा। और जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होता चला जा रहा है। ओके, अगला सवाल देखिए, 22 जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है कि सीआरपीसी के अंदर जो इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी अनियमितता जो क्या करती है, विशेड कर सकती है, विशेड करती है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है याद कीजिए, गब्बर सिंह वाला कॉन्सेप्ट समझा था हमने, गब्बर सिंह आएगा तो भैया कोई नहीं बचेगा, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों कॉन्सेप्ट हमने इसको आसान वे के अंदर एक इजीली तरीके से क्या किया था, 460 और 461 के प्रावधानों को समझा था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, विशेड करने वाला, यानी कि 461 की बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो 461 के अंदर कौन सी चीज आती है, 461 के अंदर आपका ये चैप्टर 8 आएगा, बाकी जो सारी चीजें 94 176 458 ये नॉट विशेड के अंदर आते हैं, 460 के अंदर आते हैं। अब इट आप पर डिपेंड करता है कि आप लिस्ट को रट्टा मारते हो या लिस्ट को स्मार्टली याद करते हो, और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हो। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके साथ अगर आप 460 61 पढ़ रहे हो तब तो एकदम करेक्ट मेथड। जब आप चैप्टर 8 पढ़ा आपने उसी के साथ जाके आपने 461 को देख लिया, तब है बिल्कुल एब्सोल्युटली इफेक्टिव मेथड। क्यों, वहां पर आपने दो अलग अलग चीजों को एक साथ समझा रखा है और समझ भी रखा है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा फर्स्ट। चलिए अगला सवाल है, सीआरपीसी के जो 164 सेक्शंस है जहां पर क्या किए जाते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, कन्फेशन भी हो सकता है या अन्य कथन अदर स्टेटमेंट भी हो सकता है। वो स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करता है, तो वहां पर जाकर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ एनी मजिस्ट्रेट, हो सकता है वो जुडिशियल हो सकता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो। तो यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा 164। 164 का एविडेंस एक्ट में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेवेंसी होती है 164 की, सेक्शन 200 की, सेक्शन 313 की, इन सारी बातों को
एविडेंस एक्ट के साथ में पढ़ना बड़ा ही आवश्यक चीज है। ओके, अगला सवाल आते हैं 24 पर। सीआरपीसी के अंतर्गत जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है प्रथम श्रेणी का, संक्षिप्त विचारण के लिए कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है, उसको कौन प्रदान करता है? तो देखो यहाँ पर शक्तियां प्रदान करने वाले प्रावधान आपको कई जगह मिलेंगे। 32 के अंदर भी शक्तियां प्रदान होती है। आप 190 का 2 पढ़ोगे, वहां पर भी कोई न कोई शक्ति प्रदान करता है। और यहाँ पर जो आ रहा है राज्य सरकार के इसमें संक्षिप्त विचारण करना, यानी कि 261 की बात की जा रही है, यहाँ पर भी शक्तियां कन्फर की जाती है। या तो स्टेट गवर्नमेंट करती है या फिर कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। मजिस्ट्रेट केस में हमेशा कौन करेगा, हाई कोर्ट ही करेगा। ओके, और आज के सेशन का लास्ट सवाल क्या है कि पावर टू एग्जामाइन द एक्यूज, किसी भी एक्यूज को एग्जामाइन करना, उसका परीक्षण करना के प्रावधान कहां पर दे रखे हैं? यही 300 से 327 वाले जनरल चैप्टर में से सवाल पूछा गया है। कहां पर अप्लाई होगा? 313 के अंदर। अब आप सोचिए, एक्यूज है, आर्टिकल 20 का 2 है, 300 है, इन सबका आपस में एक कनेक्टिविटी है। इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, साथ साथ स्टडी कर सकते हो। चाहे वो 281 का प्रावधान हो, चाहे वो आपके संविधान के अंदर आर्टिकल 20 का क्या हो, क्लॉज 2 हो, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 हो, या फिर वहीं पर आपके सामने एक्यूज के द्वारा शपथ ओथ लेने वाले प्रावधानों को कनेक्ट करना हो, ओथ ले सकता है नहीं ले सकता है। तो ये सारी चीजें आपस में अच्छे तरीके से कनेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन जरूरत है कानून के स्मार्ट मेथड्स को, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और साथ ही साथ लिंकिंग अप्रोच को अपनाते हुए। मैं वापस एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, कोई बात नहीं है, इंसान को अपना बेस्ट मेथड, इंसान का चयन हमेशा सुनना, एक बहुत अच्छी बात जो मेरे मतलब अंदर तक दिल को अटैच करती है हमेशा। जब भी मैं कभी कभी, आप समझ लीजिए कि इंसान लाइफ में कभी न कभी ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम झलकता है, विश्वास पे कम दिखाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। उस समय की एक बात, उस समय का एक राज जान लीजिए, मजा आ जाएगा जो बात मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर लेके आ जाऊं ताकि आपसे आई कांटेक्ट एक परफेक्ट मैनर में हो सके। वेरी गुड, देखिए जानिए, ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है? उस सिचुएशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो एक चीज ये है कि आपका डिसीजन, आपका चुनाव, आप किस चीज को सेलेक्ट करते हो, वही फाइनल आउटकम डिसाइड करता है। आपका चयन ही है वो क्या करेगा, आपका रिजल्ट तय करेगा। तो अपने डिसीजन को लेते समय बहुत ही निश्चितता के साथ, अच्छे तरीके से, एकदम साउंड माइंड के तरीके से सोचना। अभी पढ़ा था 318, अनसाउंड नहीं है, साउंड है, फिर भी प्रक्रिया को नहीं समझता है। अरे हमारे सामने भी ऐसा लाइफ में कई बार होता है, हम सब चीजों को जानते हैं बट फिर भी नहीं समझ पाते हैं। उसमें दुनिया तो कोर्ट की तरह है, दुनिया क्या कहेगी कि भैया काम को चलते रहने दो, इसको समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में देखेंगे, है ना। तो कहीं हमारे साथ 318 सीआरपीसी नहीं आ जाए, इसीलिए अपने डिसीजन को बोल्ड रखो, सही चीज का चुनाव करो और देखिए कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी नहीं है। ओके, अब एक और अनाउंसमेंट आपके लिए कर रहा हूं उत्कर्ष की तरफ से। अभी जो अक्षय तृतीया है उस पर एक 2 दिन में सुपर सेल आने वाली है। इस सेल का सिर्फ उद्देश्य वही है कि जो थोड़ा सा किसी भी कारण से फाइनेंशियल इश्यू वो चीज का बेनिफिट उठा पाए। ओके, तो आप चाहें तो उस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बने रहिएगा। टेस्ट 5 आपको अटेंड करना है। देखो, एक चीज मैं आपको सब लोगों को कह दूं, टेस्ट सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है। ऐप में बकायदा अच्छे तरीके से हमारी बहुत एक्सपर्ट इफेक्टिव टीम, टेक्निकल टीम बैठती है। तो ऐप में अपलोड नहीं होगा ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा रिफ्रेश करो उसको, बार बार रिफ्रेश करो, एक बार 2 बार रिफ्रेश कर लो, या फिर जाके सेटिंग में जाके कैश मेमोरी को डिलीट कर दो, वो टेस्ट आपको वहां पर शो होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक कैंडिडेट ने कहा, मैंने मैसेज पढ़ा, बड़ा ही मतलब थोड़ा सा मुझे ह्यूमरस लगा। उन्होंने कहा कि सर मैंने पहला टेस्ट तो दिया लेकिन दूसरा टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, तीसरा टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे को मतलब वहां पे ब्लैक लिस्ट में कर दिया? अरे दोनों हाथ को एकदम करबद्ध करके, नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्यों करेंगे ऐसा, क्या मिलना है हमें? ये कोरोना के दौरान ये जो टेस्ट सीरीज चला रही, कोई इसका अदर मोटो ही नहीं है। इसका मोटो सिर्फ एक है कि आपको थोड़ा सा इंगेज किया जा सके, कहीं कि हम लोग टूट रहे हैं पढ़ाई के लिंक से, उस लिंक को स्टैब्लिश कनेक्ट करके रखा जा सके, बस इतना ही चाहते हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ बने रहिएगा। कल फिर आपसे टेस्ट 5 की वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलूंगा और साथ ही साथ लेके आऊंगा टेस्ट 4 के उन टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट।
बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा आपसे रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर टेस्ट में कम से कम 1000+ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ आप लोगों से अभी के लिए विदा लूँगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा आगे के कार्यक्रम, आगे के प्रोग्राम, आगे के एपिसोड के अंदर भी। थैंक यू।